एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली लड़की को एक जॉब का ऑफर आता है। वो लड़की उस जॉब को प्राप्त करने के उद्देश्य से देश की राजधानी नई दिल्ली पहुंच जाती है। निर्धारित समय पे निर्धारित तिथि को जब वो लड़की इंटरव्यू के लिए उस कंपनी में पहुंचती है, इसी बीच जब वो लड़की अपने बारी का इंतज़ार कर रही होती है, उसी समय एक चपरासी वहाँ पे आता है और कहता है कि मैडम आपको क्या चाहिए, चाय या कॉफ़ी। इस बात पे वो लड़की बोलती है कि तुम्हें जो पसंद है वो मुझे दे दो। चपरासी बोलता है कि नहीं मैडम, आप जो कहेंगी वो मैं अच्छे से बना के लाऊंगा और आपको दूंगा। इस बात पे वो लड़की बोलती है कि ठीक है, चाय ही लेके आ जाओ, और हाँ, चाय जब लेके आना तो थोड़ी कड़क बनाना। तो वो चपरासी चला जाता है और थोड़ी देर के बाद उस लड़की के लिए चाय बना के लाता है और कहता है मैडम ये रहा चाय, कड़क चाय मैं आपके लिए स्पेशल चाय बना के लाया हूँ। वो लड़की मुस्कुराती है, उस चपरासी को थैंक यू बोलती है और चाय पीना प्रारंभ कर देती है। चाय पीने के दौरान ही जब वो चेयर पे बैठ के चाय पी रही होती है, उसी दौरान उसको नींद आता है, और जब नींद आता है तो पूरी तरीके से सो जाती है। 15-16 घंटे बीतने के बाद वो खुद को एक कोठे के कमरे में बंद पाती है, और उस कोठा में वो देखती है कि वो लड़की पूरी तरीके से निर्वस्त्र है। उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। उसके सामने 45 से 50 साल का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, वो भी बिल्कुल निर्वस्त्र है, उसके भी तन पे एक भी कपड़ा नहीं था, और वो उस लड़की के शरीर के साथ खेलना चाह रहा था, खेलने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की इस बात का विरोध भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके शरीर में वो पावर ही नहीं बचा था कि वो इस बात का विरोध कर पाए, वो मना कर पाए, वो रोक पाए। क्योंकि चाय में कुछ ऐसा पदार्थ मिला के उसको पिलाया गया था जिसको पीने के बाद लड़की की जो शक्ति थी, लड़की का जो शरीर का पावर था, वो ख़त्म हो गया था। वो चाह के भी वो उठ नहीं पा रही थी ताकि वो इस बात का विरोध कर पाए। इस बीच वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो कि वहाँ पहले से मौजूद था, पूरी तरीके से उस लड़की का उपभोग करता है, पूरी तरीके से अपने आप को तृप्त करता है, और इसके बाद वहाँ से चले जाता है। और इसके बाद सिलसिला शुरू होता है। एक लोग आते हैं, दूसरे जाते हैं, एक लोग आते हैं, दूसरे जाते हैं, मतलब ये सिलसिला चलता रहता है। और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक एक एक करके 15 लोग आ जाते हैं। मतलब 15 लोग बारी बारी से उस लड़की का उपभोग करते हैं, उस लड़की के शरीर के साथ खेलते हैं, पूरी तरीके से अपनी काम वासना तृप्त करते हैं, और इसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। 15 के बाद कितने लोग आए इस बात की वो गिनती नहीं कर पाती है, क्योंकि इतने लोग आ रहे थे कि वो गिनना ही भूल गई थी। लेकिन 15 तक वो गिनती की थी कि ये जो पूरी घटना हुई, ये लड़की के होश में आने की बात की घटना है। जब लड़की होश में आ गई थी, वो इस बात को फील कर रही थी कि उसके शरीर के साथ क्या किया जा रहा है, हर चीज़ को वो देख पा रही थी, ये तब की घटना है। लेकिन आप सोचिए कि जब वो 15 घंटे तक बेहोश थी, उस कंडीशन में उसके साथ क्या किया गया होगा। इस बात की कल्पना मात्र से भी एक आम इंसान कहीं न कहीं सिहर जाएगा। एक आम इंसान की अंतरात्मा कहीं न कहीं करा उठेगी, रो उठेगी कि आखिर उस लड़की के साथ किस प्रकार से दर्दनाक तरीके से उसके साथ इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। जब वो लड़की पूरी तरीके से होश में आती है, पीने के लिए पानी मांगती है, उसको पानी नहीं मिलता है, खाने के लिए खाना मांगती है, उसको खाना नहीं मिलता है, और तो और जब वो पहनने के लिए कपड़ा मांगती है कि कम से कम तन ढकने के लिए कपड़ा तो दे दो, उसको कपड़ा भी नहीं दिया जाता है। दिया जाता है उसको कुछ तो वो मार दिया जाता है, उसकी पिटाई की जाती है। वो लड़की वहाँ से निकलने की तमाम कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब रहती है। रीज़न ये होता है कि कोई न कोई हमेशा 24/7 उसके आसपास मौजूद होता है। आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने उस लड़की को न सिर्फ वहाँ से उठाया, बल्कि उसको वहाँ पहुँचा दिया जहाँ से एक आम इंसान निकलना तो दूर, बल्कि वहाँ से निकलने की सोच भी नहीं सकता है। यकीन मानिए, जब इस पूरे दुखद और दर्दनाक घटना को आप जानेंगे तो कहीं न कहीं आपकी अंतरात्मा रो उठेगी, आपकी रूह काँप जाएगी। ये दिल दहलाने वाली घटना देश की राजधानी नई दिल्ली की है। देश की राजधानी नई दिल्ली में ही एक थाना पड़ता है कमला मार्केट, और कमला मार्केट में ही एक जगह है जीबी रोड, और जीबी रोड का कोठा नंबर 68 नंबर कोठा। वहाँ से एक शख्स, एक व्यक्ति बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और फ़ोन करता है और कहता है मोनिका के भाई बोल रहे हो। इस बात पे उधर से आवाज़ आता है कि हाँ, मोनिका के भाई धर्मेंद्र बोल रहे हैं। इस बात पे वो शख्स बोलता है कि मैं कौन हूँ, मैं ये तो नहीं बता सकता, इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि तुम्हारी बहन जीबी रोड के कोठा नंबर 68 में मौजूद है। तो इस बात पे जब वो
लड़का पूछता है कि तुम्हें कैसे पता, तुम कैसे इस बात की पुष्टि कर रहे हो कि हमारी बहन वहाँ पे है। तो इस बात पे वो शख्स बोलता है, वो व्यक्ति बोलता है कि मैं पिछले 4 बार से उस लड़की से मिल के आया हूँ, मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ, मैंने जो भी उस लड़की के साथ किया है मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। ऐसा कह के वो फ़ोन काट देता है। वो लड़का दौड़े दौड़े अपने घर जाता है और अपने पेरेंट्स से इस बात की चर्चा करता है कि बहन का पता चल गया है, वो दिल्ली में है और हमें जल्द से जल्द जाना पड़ेगा, तब बहन वहाँ से निकल पाएगी। वो वहाँ से पेरेंट्स से, अपने माता पिता से अनुमति लेके तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। और जब वो दिल्ली पहुँचता है तो दिल्ली पहुँचने के बाद वो उसी नंबर पे फ़ोन करता है और फ़ोन करके उस शख्स को, उस व्यक्ति को बोलता है कि बस एक बार आप हमसे मिल लीजिए। वो करोल बाग में रहने वाला व्यक्ति धर्मेंद्र के कहने के बाद धर्मेंद्र के पास आता है और आके मिलता है। क्योंकि वो संजोग से वो लड़का भी कहीं कलकत्ता का ही था, पश्चिम बंगाल का ही था, और ये जो लड़की थी ये भी पश्चिम बंगाल, कोलकाता से ही जॉब के लिए वहाँ पे गई थी। जब वो शख्स आता है और आके उस लड़के से मिलता है, सारी घटना बताता है, एक एक बात बताता है और ये भी बताता है कि जल्द से जल्द उसको निकालना होगा। इस बात पे वो लड़का सोच में पड़ जाता है कि आखिर क्या किया जाए, आखिर कैसे उस कोठे से कैसे अपनी बहन को आज़ाद कराए। इस बात को सोचने में वो अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है। लेकिन इसी बीच थोड़ी देर के बाद जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन है, तुम्हें ग्राहक बन के ही वहाँ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम ऐसे गए तो हो सकता है कि तुम्हारी बहन को खतरा हो, तुम्हें खतरा हो, तो तुम्हारी बहन को खतरा न हो, तुम्हें खतरा आगे चल के न हो जाए। इस बात से बचने के लिए कहीं ना कहीं बड़े ही सावधानी से इस काम को करने की ज़रूरत है। और अगर सावधानीपूर्वक इस काम को नहीं किया जाएगा तो एक बड़ा हादसा तुम्हारे साथ भी, एक बड़ा हादसा तुम्हारी बहन के भी साथ हो सकता है। ऐसा ही होता है। वो लड़का वहाँ से उस कोठे पे पहुँचता है। कोठे, और जब वो अंदर जाता है तो वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ पहले से मौजूद थी। एक एक लड़की को बुलाया जाता है और धीरे धीरे एक एक करके हर लड़की को रिजेक्ट करना प्रारंभ कर देता है और सब बारी बारी से सबको बोलता है मुझे ये लड़की नहीं चाहिए, मुझे ये लड़की नहीं चाहिए। मतलब सारी की सारी लड़कियों को वो रिजेक्ट कर देता है। इसी बीच जिसका कि उम्र 50 से 60 साल रहा होगा, एक बूढ़ी सी औरत जो कि वहाँ पे बैठी हुई थी, शायद वो उस कोठे की मालकिन थी या फिर उसको वहाँ का बॉस कह सकते हैं। वो कहती है कि अरे 2.5-3 महीने पहले जो एक लड़की आई थी उसको बुलाओ, हो सकता है कि शायद वो उस लड़की को ये पसंद कर ले। इसके बाद बगल से आवाज़ आता है कि मैडम उस लड़की का डिमांड बहुत ज़्यादा है और वो पहले से ही अपने ग्राहक के साथ कमरे में टाइम एक्सपेंड कर रही है। तो इस बात पे जो 50 से 60 साल के एज की दिखने वाली जो बूढ़ी सी औरत थी वो कहती है क्योंकि उस लड़की का डिमांड बहुत ज़्यादा है और जब डिमांड ज़्यादा है तो उसका रेट भी ज़्यादा होगा, और जब तुम्हें वही चाहिए तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा और तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक वो अपने कस्टमर से मीटिंग करके वापस नहीं आ जाती है। तो इस बात पे लड़का बोलता है कि चलो मैं ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ, मुझे तो बस वही लड़की चाहिए। जैसे ही उसका टाइम ख़त्म होता है वो उसकी बहन कमरे से बाहर निकलती है। पहले कस्टमर निकलता है और इसके बाद वो लड़की बाहर निकलती है। जैसे ही वो अपने भाई को उस कोठे पे मौजूद पाती है, वो रोना चाहती है लेकिन रो नहीं पाती है, वो शर्माना चाहती है लेकिन शर्मा नहीं पाती है। और जैसे ही उस बहन को उसका भाई वहाँ पे मौजूद देखता है वो तुरंत बोलता है कि मुझे यही लड़की चाहिए, और ऐसा बोल के फिर दोबारा उसकी बहन उसी कमरे में चली जाती है जहाँ से वो आई थी, और फिर उसके पीछे पीछे धर्मेंद्र भी अंदर चले जाता है। जाने के बाद दरवाज़ा बंद करता है और बंद करने के बाद दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले में लिपट कर रोने लगते हैं। उसकी बहन भी रो रही होती है, उसका भाई भी रो रहा होता है। दोनों की आवाज़ बाहर न चले जाए इस बात के लिए उसकी बहन अपने भाई का मुंह अपने हथेली से बंद करती है और उसका भाई अपनी बहन का मुंह अपने हथेली से बंद करता है, ताकि इन दोनों के चीख को, इन दोनों के आवाज़ को कोई बाहर नहीं सुन पाए। क्योंकि अगर बाहर इस बात की जानकारी हो जाती तो शायद वहाँ पे इन दोनों के लिए खतरा होता। क्योंकि कोठे का एक निश्चित टाइम होता है कि उस टाइम के अंदर ही आपको वहाँ से निकल जाना है। जब टाइम ज़्यादा होने लगता है तो दरवाज़ा खटखटाया जाता है, बोला जाता है कि आपका टाइम ख़त्म हो चुका। अगर आप 5 मिनट से ज़्यादा अभी आप रुके तो आपको डबल चार्ज देना पड़ जाएगा। मतलब आप जो चार्ज दे के अंदर गए थे उससे दोगुना चार्ज देना पड़ेगा। इस बात पे अंदर से वो बोलता है कि कोई बात नहीं,
जो भी चार्ज होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ, मुझे और थोड़ी देर टाइम एक्सपेंड करना है, थोड़ी देर मुझे और टाइम बिताना है। इसके बाद वो लड़की पूरी घटना बताना प्रारंभ करती है। वो बताती है कि कोलकाता के मल्टीनेशनल कंपनी में, जिस कंपनी में वो काम कर रही थी, वहाँ पे उसकी एक ज्योति, इसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, जिसके साथ इसका आना जाना, खाना पीना सब कुछ होता था। एक दिन ज्योति इसके पास रोते हुए आती है और कहती है कि मैं दुनिया में सबसे अभागी इंसान हूँ, क्योंकि मुझे एक जॉब का ऑफ़र मिला था, लेकिन मेरे घर वाले मुझे मना कर रहे हैं। तो इस बात पे मोनिका बोलती है कि आप ये बताओ कि तुम्हें यहाँ जहाँ तुम काम कर रही हो यहाँ पे कितना सैलरी मिलता है। इस बात पे वो ज्योति बोलती है कि मुझे यहाँ 20 से 25 हज़ार मिलता है। फिर जब दोबारा ये पूछती है कि जहाँ जॉब का ऑफ़र आया है वहाँ पे कितना सैलरी मिलेगा, तो इस बात पे वो लड़की बोलती है कि वहाँ पे 60,000 स्टार्टिंग है और समय के साथ साथ वो सैलरी बढ़ते ही जाएगा। मोनिका बोलती है कि क्या वो ऑफ़र मुझे नहीं मिल सकता है, वो जॉब मुझे नहीं मिल सकता है। इस बात पर वो ज्योति बोलती है कि हाँ बिल्कुल मिल सकता है, वो ऑफ़र तुम ही स्वीकार कर लो, तुम ही एक्सेप्ट कर लो और तुम ही जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लो। मैं बाद में अपने फैमिली को मनाऊंगी और फिर जब वो लोग तैयार हो जाएंगे तो मैं फिर दोबारा जाने का वहाँ ट्राई करूँगी। 11 तारीख को उस जॉब का इंटरव्यू दिल्ली में है, इसके लिए तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा। कल तुम्हें सलमान कोलकाता से दिल्ली लेके चला जाएगा, तुम उसके साथ ईजिली जा सकती हो और वहाँ पर पहुँच जाओगी जहाँ इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद तुम ज्वाइन हो जाओगे। वही होता है। 10 तारीख को वो अपने घर से सलमान के साथ निकलती है और 11 तारीख को इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पे पहुँचती है। और इंटरव्यू देने के ही दौरान एक चपरासी उसके पास आता है और आने के बाद ये बोलता है कि चाय लोगे या कॉफ़ी लोगे मैडम। इस बात पे वो चाय लेने की बात करती है और चाय में कुछ ऐसा पदार्थ डाल के पिलाया जाता है। इसके बाद वो बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में उसको उठा के दिल्ली के कमला मार्केट स्थित जीबी रोड के कोठा नंबर 68 में उसको ले जाया जाता है। उसी दिन उसके साथ 15 लोग बारी बारी से आते हैं और वो उस कृत्य को करते हैं, पूरी घटना को अंजाम देते हैं। और जब पूरी आप बीती बहन अपने भाई से बताती है तो भाई भी रोने लगता है और उसकी बहन तो पहले से रो ही रही होती है। आंसुओं का जनसैलाब इतना उमड़ता है कि कहीं ना कहीं उस आंसुओं के जनसैलाब को देख के एक आम इंसान उस पल को याद करके भी सिहर जाएगा। चूँकि वो लड़की एक एजुकेटेड लड़की थी, सुंदर थी, तो इसलिए उसका डिमांड ज़्यादा था। काफ़ी हाई प्रोफाइल के भी लोग वहाँ पर पहुँचते थे, पैसा दे के लड़की को अपने साथ लेके कमरे में जाते थे। तो उसका डिमांड ज़्यादा था और इस बात का डर था कि वो लड़की अगर वहाँ से निकल गई तो जो सोर्स ऑफ इनकम है उस कोठे का, एक अच्छा खासा पैसा वो कमा के देती थी, वो सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाएगा। इस वजह से उसके ऊपर कड़ा नज़र वहाँ के लोगों के द्वारा। एक दिन की बात है, वहाँ पे ही एक शख्स आता है उस लड़की के साथ टाइम एक्सपेंड करने के लिए। और वो लड़की जब पहली बार उस शख्स से मिलती है तो धीरे धीरे वो शख्स उस लड़की का आदी हो जाता है और बार बार वो उसी लड़की को खोजता है। जब थोड़ा सा फेथ बनता है, थोड़ा सा भरोसा बन जाता है उस लड़की को, उस लड़के के ऊपर, वो जो लड़का था, जो कस्टमर था, वो भी कोलकाता से ही था। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैपिंग नहीं था, लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं था और वो लड़की भी कोलकाता की रहने वाली थी। तो वो अपनी बात को बड़े ही सहज और सरल तरीके से कह पाती थी और वो लड़का भी उसके बात को सुन पाता था। एक दिन हिम्मत करके वो लड़की उस लड़के से कहती है कि तुम मेरा एक काम कर दो, मेरे भाई के पास फ़ोन कर दो। जब तुम मेरे भाई के पास फ़ोन कर दोगे तो हो सकता है कि यहाँ से निकलने का चांस बढ़ जाएगा। वो लड़की उस शख्स के पैरों पे गिर जाती है और कहने लगती है कि बस एक बार मेरे भाई को फ़ोन कर दो, क्योंकि मैं अब यहाँ से निकलना चाहती हूँ। इसके बाद वो आदमी बाहर निकलता है, क्योंकि वो आदमी दिल्ली के करोल बाग का रहने वाला था। जब वो आदमी बाहर निकलता है तो वो अपने फ़ोन से उसके भाई धर्मेंद्र को फ़ोन करता है और सारी बात बताता है कि तुम्हारी बहन यहाँ पे मौजूद है। और उसके बाद धर्मेंद्र वहाँ पे आता है। अब आखिर क्या किया जाए? अगर डायरेक्टली हम जाके किसी पुलिस वाले को इस बात की जानकारी देते हैं और अगर पुलिस वाला पहले से अगर मिला होगा कोठे वालों से, तो हमारी बहन कभी भी यहाँ से आज़ाद नहीं हो पाएगी, हमारी बहन कभी भी यहाँ से ज़िंदगी में नहीं निकल पाएगी। इस बात इसलिए वो पुलिस के पास नहीं गया। वो सोच में आखिर पड़ गया कि वो आखिर करे तो करे क्या। फिर दोबारा ग्राहक बन के उसी कोठे पे जाता है और फिर से उसी प्रक्रिया के तहत अपने बहन के पास पहुंचता है। और जब अपनी बहन के पास पहुंचता है तो अपनी बहन से पूछता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ अगर आ रहा है तो तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। इस बात पे जो मोनिका उसकी बहन होती है वो कहती है कि तुम्हें दिल्ली के महिला आयोग के जो अध्यक्ष है स्वाति महिवाल,
उससे मिलना चाहिए और उसको इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देनी चाहिए जो भी चीज़ें हुई है। दूसरी मुलाकात के बाद जब वो लड़का वापस आता है तो सीधा उस महिला आयोग में पहुंचता है और महिला आयोग में जाने के बाद वहाँ पे मौजूद किरण नेगी नाम की एक औरत वहाँ पे मिलती है। उसको सारे घटनाक्रम की जानकारी वो देता है और ये भी कहता है कि हमारी बहन जीबी रोड के कोठा नंबर 68 में मौजूद है। मैं अभी पिछले 2-3 बार से उससे मिल के आ रहा हूँ। तो किरण नेगी महिला आयोग की जो चीफ होती है स्वाति माहीवाल उसको कहती है कि उस लड़की का भाई मेरे पास है, तो इस बात को हम झुठला नहीं सकते हैं। इस बात का पक्का सबूत है कि वो लड़की वहाँ पे मौजूद है, कहीं हमें इसकी मदद करनी चाहिए। स्वाति माहीवाल वहाँ के जो डीसीपी होते हैं मंजीत सिंह रंधावा उनको फ़ोन करती है और फ़ोन करके सारी घटनाक्रम की। अब स्वाति माहीवाल के बारे में मोनिका को, धर्मेंद्र की बहन को या फिर जो लड़की वहाँ पे कैद थी उसको पता इसलिए था क्योंकि स्वाति माहीवाल का नाम वहाँ पे कई सारे लड़कियों से वो सुनी थी और कई सारे लड़कियों को वो वहाँ से आज़ाद करा भी चुकी थी। किरण नेगी के फ़ोन करने के बाद स्वाति माहीवाल वहाँ के जो तत्कालीन डीसीपी थे मंजीत सिंह रंधावा उनको फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहती है मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के उद्देश्य से एक लड़की कोलकाता से दिल्ली आई थी और दिल्ली में जॉब के नाम पे उसको बुलाया गया और उसको वहाँ से उठाया गया, उसको वहाँ से अगवा किया गया। उसके बाद उस लड़की को वहाँ से उठा के दिल्ली के जीबी रोड स्थित 68 नंबर जो कोठा है उसमें रखा गया और उसके बाद उससे वहाँ पे इस प्रकार का कृत्य निरंतर कराया जा रहा है। वो लड़की काफ़ी कष्ट में है, हमें रेड मारनी चाहिए। इसके बाद डीसीपी रंधावा इस पूरे घटनाक्रम को बारीकी से न सिर्फ समझते हैं बल्कि त्वरित कार्रवाई भी करते हैं और कहते हैं कि एक समय हम निर्धारित करते हैं, उस समय में धर्मेंद्र आप यहाँ से जाओ जहाँ पे कि तुम अपने बहन से पिछले 2 बार से मिल के आए हो और वहाँ एज ए कस्टमर बन के ही जाओ जैसे पिछले 2 बार गए हो और वहाँ पे तब तक मौजूद रहना जब तक हम लोग पहुँच ना जाएं। वैसा होता भी है। वो लड़का फिर से तीसरे बार अपनी बहन के पास कस्टमर बन के जाता है। वहाँ पे जो पेमेंट होता है वो पेमेंट करता है और पेमेंट करने के बाद उस लड़की को, उस मोनिका को लेके, अपनी बहन को लेके उसी कमरे में चला जाता है और जाने के बाद तब तक वो उस कमरे में रहता है जब तक डीसीपी रंधावा की टीम वहाँ पे पहुँच नहीं जाती है। जब उनकी टीम आती है तो पूरे तरीके से उस कोठे को घेर दिया जाता है और कोठे को घेरने के बाद न सिर्फ मोनिका को, न सिर्फ इंटरव्यू देने के उद्देश्य से आई हुई उस लड़की को जिसको कि वहाँ पे लाया गया था, बल्कि वहाँ मौजूद वैसी बहुत सारी लड़कियों को आज़ाद कराया गया जो कि जिनकी अपनी कोई मर्जी नहीं थी और वो वहाँ पे वो काम कर रही थी। जैसे इस बात की जानकारी पूरे सोशल मीडिया में फैला कि एक बहुत बड़ा पहल हुआ, एक वैसे लड़की खूबसूरत तरीके से इस बात की चर्चा वहाँ पे होने लगी। डीसीपी रंधावा के साथ जो भी उनकी टीम थी जिन्होंने एक कारगर ऑपरेशन वहाँ पे किया था, इस पूरे घटनाक्रम से उस लड़की को निकाला था, उनकी भी कहीं न कहीं तारीफ जम के वहाँ पे होने लगी। बाकी धर्मेंद्र अपनी बहन को लेकर वापस कोलकाता जाता है और चूँकि 10 तारीख को उसकी बहन वहाँ से निकली थी और जब 14 तारीख तक वहाँ पे जब उसकी बहन दोबारा नहीं पहुँची तो गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके घर वालों के द्वारा भी वहाँ पे दर्ज कर दी गई थी। इस पूरे घटनाक्रम को बताने का मेरा उद्देश्य किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, बल्कि आपको जागरूक करना है। और बाकी इस पूरे घटनाक्रम को देख के आपकी अपनी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में, जो कि आप लोग हमेशा से देते आए हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, मैं हर तरह के कमेंट का बड़े ही बेसब्री से अपने कमेंट बॉक्स में इंतजार करता हूं। आप लोग अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।